Hello friends, my name is Ravin Singh. Today I will discuss CBSE 2026 फिजिक्स पेपर। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है? इन रीजन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू 10 इन माइनस 50x वेयर V इन वोल्ट एंड x इन मीटर द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। आपको पोटेंशियल फंक्शन दिया जा रहा है। x का जो फंक्शन है वो आपका क्या है? 10 माइनस की 50 इंटू एक्स। तो जो हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस में जो रिलेशंस होता है वो आपका E इक्वल टू माइनस के dV/dx। तो इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये 0 माइनस 50 x का डिफ्रेंशिएशन होगा आपका 1। सॉल्व करने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो आपकी कितनी आ रही है? माइनस के 50। और ये आपका ऑलरेडी माइनस पहले से ही था तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका 50 एंड डायरेक्शंस आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जो फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है? अ कंडक्टिंग वायर कनेक्ट टू चार्ज मेटलिक स्पेयर्स ए एंड बी ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस बिटवीन द स्पेयर वेरी लार्ज कंपेयर टू रेडियाई। द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है? दो कंडक्टिंग स्पेयर दिए जा रहे हैं। सपोज ये फर्स्ट स्पेयर है, उसकी रेडियस है RA। सेकंड जो स्पेयर दिया जा रहा है उसकी जो रेडियस है वो है आपकी RB। ठीक है, इन दोनों को अब एक कनेक्टिंग वायर से यानी कि कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये मेथड आपने पढ़ा होगा, जब दो ऑब्जेक्ट को कॉन्टैक्ट या वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है तो उनका जो पोटेंशियल है वो आपको कैसा हो जाता है? सेम। तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो आपको क्या होगा? KQA डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ A इक्वल टू KQ चार्ज ऑन द बी स्पेयर डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द स्पेयर भी। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा तो उनके चार्जेज का जो रेशियो आएगा वो यहाँ से QA अपॉन QB जो इक्वल होगा हमारा QA अपॉन RA बाई RB। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में जो फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है वो क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है? फर्स्ट वाले स्पेयर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपकी KQ/RA²। सेकेंड वाले जो स्पेयर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपकी कितनी होगी? KQB/RB²। अगर हम डिवाइडेड करते हैं, रेशियो निकालते हैं तो EA/EB जो आएगा वो सॉल्व करने पर K से K कैंसिल आउट, QA/QB और इंटू RB²/RA²। QA/QB की जो वैल्यू दी जा रही है वो हमारी कितनी किसके इक्वल है? RA/RB इंटू ये RB/RA का स्क्वायर। तो RB से ये स्क्वायर कैंसिल आउट, A से ये स्क्वायर कैंसिल आउट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो है वो आपका किसके इक्वल होगा? RB/RA के। तो ऑप्शन जो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है वो आपका क्या है? बी ऑप्शन, R2/R1। क्लियर है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या बोला जा रहा है? अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल रेडियस A कैरीज ए स्टेडी करंट I। द करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको ये कंसेप्ट भी पढ़ाया जाता है कि जब कभी भी कोई भी सपोज लॉन्ग सिलेंड्रिकल आपको यानी कि कंडक्टिंग वायर दिया जा रहा है तो उसमें जो करंट की वजह से उसकी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड आती है, वो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है हमारा लॉन्ग सिलेंडर की वजह से वो होता है आपका बेटा μ0 IR डिवाइडेड बाई 2πr²। R होती है रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड R वो डिस्टेंस जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो क्वेश्चंस में आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने हैं। तो जो क्वेश्चंस में आपको देखिए रेडियस जो दी जा रही है वो आपकी A है और कहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए बोली जा रही है? उसके एक्सिस से A/2 डिस्टेंस पर। तो A/2 डिस्टेंस पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो उसमें देखिए इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है हमें μ0 IR जो दिया जा रहा है वो आपका A/2 डिवाइडेड बाई 2πr की जो वैल्यू है वो आपकी बेटा कितनी? A²। A से A कैंसिल आउट, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आपकी μ0 I/4π
क्लियर है। तो विच वन ऑफ द ऑप्शन करेक्ट आपका म्यू नॉट आई अपॉन 4πa, ऑप्शन इज सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या बोला जा रहा है, द शेप ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन यंग्स डबल स्लिट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द स्लिट सेपरेशन इज नियरली। जब आपको ये पढ़ाया जाता है बेटा, जब S1 एंड S2 आपकी स्लिट्स होती हैं तो जो आपकी स्क्रीन पर जो फ्रिंजेज होती है उन फ्रिंजेज की जो शेप होती है वो आपकी कैसी होती है, स्ट्रेट होती है। अगर वो बेटा S1 एंड S2 को अगर सोर्स बोला जाता है तो उसकी जो फ्रिंजेज होती हैं वो आपकी कैसी होती हैं, फिर हाइपरबोलिक। तो क्वेश्चंस में जो S1 एंड S2 को स्लिट बोला जा रहा है तो उसकी जो शेप होगी वो आपकी बेटा कैसी होगी, स्ट्रेट होगी। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको क्या बोला जा रहा है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पासिस फ्रॉम अ वैक्यूम इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम विद रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी 3/2 एंड रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी 8/3, देन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी में रिलेशंस पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा कि कभी भी जो लाइट है बेटा वो आपकी फर्स्ट मीडियम से डिफरेंट मीडियम या सेकंड मीडियम में जाती है तो जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी तो ऑलवेज कैसी रहती है आपकी, सेम, मतलब कांस्टेंट, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है हमारी सोर्स पर। क्लियर है। अब वेवलेंथ किस के अकॉर्डिंग आपकी चेंज होती है वो हमें फाइंड करना है। तो ये रिलेशंस आपको रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिबिलिटी में जो दिया जाता है वो आपको याद होगा, n इक्वल टू फॉर्मूला होता है बेटा आपका म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। तो n जो सॉल्व करने पर आएगा, रिलेटिव परमिटिविटी जो दी जा रही है वो आपकी कितनी, 8/3, परमिटिविटी जो दी जा रही है वो आपकी कितनी है, 3/2। तो इसे सॉल्व करने पर ये आएगा जो आपका n की वैल्यू आएगी 2। n हमारा यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है 2। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ में जो रिलेशंस होता है याद होगा आपका n इक्वल टू या v इक्वल टू c/v और v इक्वल टू जो होता है वो आपका f लैम्डा। तो यहाँ से जो वेलोसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ n1/n2 इक्वल टू वेवलेंथ, ये c कांस्टेंट है आपका, तो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कैसे होगी ये, इन्वर्सली, तो λ2/λ1। क्लियर। तो जो n1 है वो वैक्यूम या एयर, तो सपोज ये 1, n2 दिया जा रहा है आपको 2, वैक्यूम में जो वेवलेंथ है सपोज लैम्डा, मीडियम में इसमें मुझे फाइंड करनी है। तो जो मीडियम में जो वेवलेंथ होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव, एक सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो वेवलेंथ में जो रिलेशंस होता है वो हमारा कैसा होता है, इन्वर्सली होता है। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपका कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। तो जो वेवलेंथ है वो हमारी क्या हो जाएगी, हाफ होगी। तो वेवलेंथ आपकी क्या होगी, हाफ, एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज, तो ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या बोला जा रहा है, LCR सर्किट आपको दी जा रही है। इस LCR सर्किट में हमारे जो दिया जा रहा है वो आपको क्या है बेटा, वोल्टेज एक्रॉस द रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, इनके एक्रॉस के जो वोल्टेज दिए जा रहे हैं, रेजिस्टेंस हो, इंडक्टर हो या कैपेसिटेंस हो, उनके एक्रॉस जो वोल्टेज दिया जा रहा है वो आपका कितना है, 10 वोल्ट। अब वोल्टेज सेम है तो मैं इसमें LCR सीरीज में ही कनेक्टेड है तो उसमें आपका करंट भी सेम होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं रेजिस्टेंस लिखना चाहूँ तो आप बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंसेज हैं वो रेजिस्टेंस भी हमारे इनके एक्रॉस क्या होंगे, आपके सेम होंगे। क्लियर है। इक्वल टू 10 ओम। लेकिन क्वेश्चंस में जो बोला जा रहा है वो आपके क्या है, कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। तो जो वोल्टेज एक्रॉस द इंडक्टर के एक्रॉस वोल्टेज कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर हमें नेट वोल्टेज फाइंड करना हो तो LCR सर्किट में जो नेट वोल्टेज फाइंड किया जाता है उसे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला याद होगा, VR स्क्वायर ब्रैकेट में VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ये नेट वोल्टेज का आपका फॉर्मूला होता था। तो जो VR वोल्टेज एक्रॉस द रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू कितनी दी जा रही है, 10। तो ये 10 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर करोगे तो ये आप सॉल्व करने पर जो नेट वोल्टेज आएगा वो आपका कितना होगा, 10 वोल्ट। क्लियर।
अब हमें जो फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है वो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, जब कैपेसिटर कैसा हो जाता है आपका शॉर्ट सर्किट। तो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट से होने से क्या हो जाएगा, उसके जो इम्पीडेंस में बेटा आपका चेंजमेंट आएगा, वो इम्पीडेंस अब आपकी कितनी हो जाएगी, जब इस शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो इम्पीडेंस इक्वल टू आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो आपका आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करने पर ये आपका जो जेड डैश या इम्पीडेंस आएगा बेटा वो आपका ये तो जीरो हो जाएगा। तो जो आपका आएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए R√2। क्लियर है। तो R की जो वैल्यू है वो आपको दी जा रही है 10√2। इम्पीडेंस आपने फाइंड कर लिया। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट या सीरीज में जो करंट फ्लो करेगा वो तो सेम करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस नेट वोल्टेज दिया जा रहा है वो कितना है आपका V, एंड नेट रेजिस्टेंस जो है वो आपका इम्पीडेंस अभी आपने फाइंड की है वो कितनी जेड डैश। जो वोल्टेज है वो आपको कितना था 10 डिवाइडेड बाई 10√2। सॉल्व करने पर ये आपका जो हो जाएगा वो आई डैश आ जाएगा 1/√2। क्लियर है। फिर इसमें हमें करंट पता चल गया। तो इंडक्टर के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर, करंट है आपका बेटा कितना 1/√2, एंड जो एक्सएल है, एक्सएल मतलब आपका इंडक्टर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो आपका कितना है 10। तो सॉल्व करने पर जो आएगा वो आपका कितना हो जाएगा 5√2 वोल्ट। क्लियर है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो आपका 5√2 यानी बी ऑप्शन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7 में आपसे क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डायग्नोस्टिक टूल मेडिसिन हैव अ वेव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मेडिसिन यानी कि फील्ड में जो यूज की जाती हैं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। ये होती है बेटा आपकी 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे से यानी कि क्या पूछा जा रहा है, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल डी एंड इट मूव्स विद वेलोसिटी v हेड ऑन टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। कोई एक अल्फा पार्टिकल्स को अगर किसी न्यूक्लियस की तरफ यानी कि थ्रू किया जाता है तो आपको याद होगा ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का जो फॉर्मूला होता था, ये जो फॉर्मूला है वो आपका क्या होता है बेटा, इस केस में इस अल्फा पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टोटल आपकी बेटा किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये पोटेंशियल एनर्जी में। तो एनर्जी कंजर्वेशंस करके जो इक्वेशंस लिखेंगे हम वो आपकी क्या आएगी, देखो 12mv² इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा आपकी इस वाले पॉइंट्स पर ये 4πε0 इंटू Q1 है आपका कितना 2E, Q2 है आपका ZE डिवाइडेड बाई क्लोजेस्ट डिस्टेंस वो R0 मुझे फाइंड करना है। तो जो R0 आप देखोगे ये हो जाएगा आपका 2ZE² डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू 1/2mv²। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है v² के। इसका मीन्स क्या होगा आपका, देखिए अगर हम जो वेलोसिटी को बेटा हाफ करते हैं तो जो आपकी क्लोजेस्ट डिस्टेंस है वो आपकी देखिए कितने टाइम्स हो जाएगी, हाफ कर रहे हो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो प्रोपोर्शनलिटी में ब्रेक करके, जैसे R1/R2 इक्वल टू V2² R1 सपोज R है या D दिया जा रहा है क्वेश्चंस में, R2 हमें फाइंड करना है, V2 की वैल्यू आपकी कितनी है V/2 को स्क्वायर करोगे तो ये V²/4 इंटू V², इससे ये कैंसिल आओ तो जो R2 आ रहा है वो आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका कौन सा होगा, D। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या बोला जा रहा है कि कोई कॉन्केव लेंस दिया जा रहा है जिसकी फोकल लेंथ आपको दी जा रही है 10 सेंटीमीटर और उसे इक्वल 2 पार्ट्स में यानी कि ब्रेक कर दिया गया है। तो उसकी जो फोकल लेंथ होगी ईच पार्ट्स की वो आपकी कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन आपको यानी क्लासेज में भी कराया जाता है कि सपोज चलो मैं ये कॉन्वेक्स लेंस लेकर के चल रहा हूँ, एक कोई कॉन्वेक्स लेंस दिया जा रहा है, अगर उसे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट किया जाता है तो उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो आपकी क्या हो जाती है, डबल। क्लियर है। और अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कट करते हैं तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो कैसी रहती है आपकी, सेम। तो इस केस में जो कट किया जा रहा है ये कॉन्केव लेंस है वो सेम यहाँ पर भी मेथड आपको अप्लाई होता है।
तो इसकी जो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी जा रही है उसे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट किया गया है, तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो आपकी कितनी हो जाएगी, डबल। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका बेटा क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या बोला जा रहा है, 4 इंडिपेंडेंट वेव्स आर एक्सप्रेस्ड एज, ये आपको इक्वेशन दी जा रही हैं, इनमें से आपसे ये बोला जा रहा है द इंटरफेरेंस बिटवीन 2 ऑफ द दीज वेव इज पॉसिबल। इंटरफेरेंस होने के लिए जो सोर्सेज है वो सोर्सेज आपकी कैसे होनी चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज किसे कहते हैं, जिनका ओमेगा बेटा आपका क्या हो, सेम, मतलब उनका जो आपका फेज कांस्टेंट होना चाहिए वो फेज टाइम के साथ चेंज ना हो। तो कोहेरेंट सोर्स बोलो तो ओमेगा सेम। अब ओमेगा ऐसे इक्वेशंस में देखिए किस किस का आपका सेम है। इसके जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब आपको जो ओमेगा दिया जा रहा है, ये ओमेगा यहाँ पर ये आपका 2 ओमेगा, तो जो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो 2 टाइम्स है, तो ये आपका यानी कि इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। तो 2 वेव आपकी कौन कौन सी हो सकती हैं, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सी। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या बोला जा रहा है, 2 हीटर आपको दिए जा रहे हैं जिनमें जो पावर एंड वोल्टेज को रेटेड यानी कि दिया जा रहा है, कनेक्टेड इन सीरीज इन डीसी सोर्स। जिस सोर्स के साथ में से कनेक्टेड किया गया है वो आपकी बेटा यानी कि उसकी जो वोल्टेज दिया जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो आपका कितना दिया जा रहा है, V/2। ठीक है। तो आपसे बोली जा रही है इस केस में जो पावर कितनी कंज्यूम होगी उस कॉम्बिनेशंस की, वो हमें पावर को फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। क्लियर है। तो इसमें देखिए अगर जो 2 हीटर दिए जा रहे हैं तो फर्स्ट हीटर का अगर मैं रेजिस्टेंस आपसे पूछना चाहता हूं तो R1 को आप क्या बोलोगे, R1 इक्वल टू फॉर्मूला होता है बेटा आपका V1² P1, वोल्टेज है उसका V² और उसके जो पावर है बेटा वो आपकी कितनी, P1। सेकेंड हीटर का अगर हम रेजिस्टेंस लिखते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस लिखा जाएगा वो आपको कितना हो जाएगा, V² P2। क्लियर है। तो यहाँ से जो R1 R2 आ गया और ये सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड पूछता हूँ आपसे, टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका सीरीज में R1 + R2 हो जाएगा। क्लियर है। इसे इमेजिन कर सकते हो जो 2 हीटर दिए जा रहे थे उनके रेजिस्टेंस कुछ आपको इस तरह से, ये R1 एंड R2, और इन्हें एक एक्सटर्नल वेंटी के साथ जो कनेक्टेड किया है उसका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस दिया जा रहा है V/2। तो इसमें जो टोटल पावर कितनी कंज्यूम होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो टोटल पावर यानी कि इस कंबाइंड पावर फाइंड करनी है, तो आप क्या बोलोगे, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल पोटेंशियल कितना है आपका, V/2, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इसमें जो कंबाइंड पावर हमें फाइंड करनी थी तो ये कितना हो जाएगा, देखो V²/4, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो आपका कितना है बेटा, आपका R1 + R2। R1 एंड R2 की हम वैल्यू पुट करते हैं तो जो आ जाएगा वो V²/4 इंटू R1 है बेटा आपका कितना, देखिए V²/P1, R2 है V²/P2, V² कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो कंबाइंड पावर आएगी बेटा वो आपकी 1/4 ब्रैकेट में 1/P1 + 1/P2। सॉल्व करने पर ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए P1 × P2 डिवाइडेड बाई 4 P1 + P2। क्लियर है। तो ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है क्या, देखिए जो ऑप्शन है बेटा वो आपका क्या है, सी में आपका 2 है, ये डी ऑप्शन है। क्लियर है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन इन एट इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पीएन जंक्शन में जब अनबायसिंग की जाती है तो अनबायसिंग के लिए अनबायसिंग कंडीशंस पर जो आपके इक्विलिब्रियम होता है तो उसमें क्या होता था बेटा, आपका जो डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट है वो आपके इक्वल होते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन से फ्लो करते थे। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका कौन सा हो जाएगा, बोलिए डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट आर इक्वल एंड अपोजिट, ऑप्शन सी। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है आपसे ऑल एटम हैव अ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। सेकंड रीजन जो बोला जा रहा है इसमें, अ करंट लूप डज नॉट ऑलवेज बिहेव अ मैग्नेटिक डायपोल। तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करना चाहता हूँ आपसे, तो फर्स्ट में आपसे बोल रहा है ऑल एटम्स हैव अ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट।
क्या सारे एटम आपके मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि रखते हैं या उनके पास होता है या नहीं। तो देखिए, जो आपके फेरोमैग्नेटिक एंड डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स आपने ये टॉपिक्स पढ़ा हो, तो उसमें जो डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो आपके बेटा इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, उनके जो पेयर्स हैं वो आपके विद अपोजिट स्पिन करते हैं, एंड जो रिजल्टिंग इन अ नेट मैग्नेटिक फील्ड मूवमेंट उनका कितना होता है, जीरो। तो जो आपका यानी कि नेट उनका मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो आपका कितना होता है, जीरो। तो जो असर्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। सेकंड आते हैं, कोई करंट कैरिंग लूप आपका बेटा क्या, ऑलवेज अगर इसमें बोला जा रहा है वो मैग्नेटिक डायपोल होगा या नहीं। तो देखिए, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता था करंट कैरिंग लूप की वजह से, उसका जो फॉर्मूला है वो m इक्वल टू, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को फिलहाल 1 कर लेता हूँ, तो जो फॉर्मूला होता है m इक्वल टू आई इंटू ए। सपोज अगर एरिया, किसी लूप का एरिया को जीरो कर दिया जाए तो उस प्रकार जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो आपका कितना हो जाएगा, जीरो। तो वो इस केस में ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा बेटा वो आपका ए एंड आर फॉल्स। दोनों ही इसमें ये क्या है बेटा, आपके फॉल्स हैं। क्लियर है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या बोला जा रहा है, इफ़ एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर पास थ्रू अ नैरो स्लिट अ डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व। क्या अगर नैरो स्लिट से कोई एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन आपका पास करता है तो वो डिफ्रैक्शन फिनोमिना को प्रूव करता है कि नहीं करता है। तो ये जो ऑप्शन है बेटा वो आपका ट्रू है, क्योंकि आपको पता होगा जो डिफ्रैक्शन फिनोमिना के लिए आपके यानी कि जो वेवलेंथ है वो काफ़ी स्मॉल होती थी, जो आपके अपर्चर के ऑलमोस्ट साइज के इक्वल आती थी। तो इस केस में जब कोई भी चार्ज पार्टिकल्स आपके यानी थ्रू किया जाता है तो उसकी जो वेवलेंथ है वो भी अप्रोक्सीमेट एंगस्ट्रॉम में आती है। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है वो भी आपके एक बिहेव करता है वेव नेचर को। तो जो कि आपका ये डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट जो आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ाए जाते हैं वहाँ पर ये बताया भी जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 का जो असर्शन जो दिया जा रहा है वो आपका कैसा है, ट्रू। एंड रीजन जो बोला जा रहा है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन बिहेव बोथ पार्टिकल एंड वेव्स, जो कि डी ब्रोगली से ये भी प्रूफ होता है आपका कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका बिहेव यानी कि रखता है पार्टिकल्स एंड वेव नेचर की तरह से। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 14 का जो हो जाएगा बेटा आपका वो आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा इसमें बोथ ए एंड आर असर्शन एंड रीजन दोनों ही बेटा आपके इसमें कैसे हैं, ट्रू। बट इसका जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन बोली या करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोली वो आपका किसका है, असर्शन। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है, द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ द मासेज ऑफ द न्यूक्लियंस। और रीजन में जो बोला जा रहा है एनर्जी एब्जन। तो इसमें देखिए जो आपका ये तो आपको सभी को ही याद होगा बेटा, जो मास ऑफ न्यूक्लियस है वो लेस देन होता है आपका यानी कि किससे, न्यूक्लियंस के मास के सम से। ठीक है। तो ए आपका क्या है, ट्रू। बट रीजन में जो हम बात करते हैं, जो रीजन में बेटा जो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की जाती, जो एनर्जी आपकी उसमें क्या होती थी, बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में वो निकलती थी, वो रिलीज एनर्जी होती थी। तो इसका जो 15 का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बोलिए ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या बोल रहा है, बोर मॉडल में आपसे बोला जा रहा है जो एनर्जी लेवल्स होती हैं वो डिस्क्रीट एंड क्वांटाइज्ड होती हैं। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो आपको बोर से पहले रदरफोर्ड मॉडल पढ़ाया जाता था तो जो उसमें बेटा आपकी जो एनर्जी स्पेक्ट्रम जो मिलता था वो आपका एक कंटिन्यूस मिलता था और उसमें जो एनर्जी आपकी क्वांटाइज नहीं होती थी, लेकिन इसमें आपको बोर में होता था। ठीक है। और सेकंड जो रीजन बोला जा रहा है, इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। आप सभी को पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स बेटा आपका न्यूक्लियस के अराउंड आपका यानी कि सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता था, तो उस पर जो सेंटर की तरफ फोर्स एक्ट करता था, वो सेंटर की तरफ जो फोर्स एक्ट करता था वही आपका बेटा क्या होता था, इलेक्ट्रिक फोर्स होता था। इलेक्ट्रिक फोर्स को ही हम एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर करके यहाँ से रेडियस ऑफ सेल्स और वेलोसिटी ऑफ सेल्स को कैलकुलेट करते थे। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 16 में वो आपका क्या है, ए एंड आर बोथ आर ट्रू, ए एंड आर ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बेटा आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपसे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में
सेक्शन बी में जो 17 क्वेश्चंस में आपसे जो बोला जा रहा है वो क्या है, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट्स में आपको जो एमिटर प्लेट दी जा रही है उस पर जो रेडिएटेड यानी कि रेडिएशन जो किया जा रहा है जिसका वेवलेंथ दी जा रही है 200 नैनोमीटर्स कि जो आपकी बेटा एमिटर प्लेट पर जो रेडिएशन इंसिडेंट किया जा रहा है उसकी वेवलेंथ आपको दी जा रही है 200 नैनोमीटर्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो द कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका जीरो होता है तो उस समय उस पोटेंशियल को क्या बोलते थे हम, कट ऑफ पोटेंशियल। क्लियर है, कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग वोल्टेज। तो उसकी जो वैल्यू दी जा रही है वो आपको नेगेटिव होता था, फिलहाल हम इसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो 0.8 वोल्ट। तो आपसे जो फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है वो क्या बोला जा रहा है, वर्क फंक्शन को कैलकुलेट करना है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है, तो देखिए वेवलेंथ आपको इंसिडेंट वेवलेंथ दी जा रही है तो यहाँ से इंसिडेंट एनर्जी फाइंड करोगे तो जब वेवलेंथ नैनोमीटर्स में दी जाती है तो जो इंसिडेंट एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता था, 1240 डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा होता था बेटा आपका नैनोमीटर्स में और यहाँ से जो इंसिडेंट एनर्जी निकल के आती है वो आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम 1240 डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा है आपका 200, 0 से 0 कैंसिल आउट। डिवाइड करने पर बेटा जो आपकी एनर्जी आएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी बोलिए, तो यहाँ से 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है, और आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो होती है वो आपकी क्या होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E-5। हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को अगर हम बेटा इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग वोल्टेज अगर लिखना चाहें तो क्या होगा, EV0 इक्वल टू A-5। क्लियर है, तो इसमें जो स्टॉपिंग वोल्टेज दिया जा रहा था वो 0.8 वोल्ट दिया जा रहा है, इसमें E का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू जो इंसिडेंट एनर्जी सॉल्व होकर आ रही है वो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मुझे वर्क फंक्शन फाइंड करना है तो वर्क फंक्शन को हम इस साइड लेके आएंगे लेफ्ट साइड, तो ये 6.2 माइनस 0.8। अब इसमें से इसे माइनस करने पर कितना आ जाएगा बोलिए, तो जो माइनस करेंगे तो ये 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपके पास चॉइस दी जा रही है, इनमें से कोई भी आप कर सकते हो, दोनों सिमिलर क्वेश्चंस हैं। फिर भी अगर मैं चलो फर्स्ट वाले को सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या बोला जा रहा है, अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेवलेंथ्स, 2 वेवलेंथ दी जा रही हैं 400 नैनोमीटर एंड 600 नैनोमीटर इज यूज टू इल्यूमिनेट अ सिंगल स्लिट ऑफ ब्रेथ। जो ब्रेथ आपको स्लिट की दी जा रही है वो आपको 1 mm दी जा रही है। फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंट्रल मैग्ना वेयर द डार्क फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड ऑन द स्क्रीन प्लेस 1.5 मीटर फ्रॉम द स्लिट। आपसे जो बोला जा रहा है वो क्या बोला जा रहा है, देखिए कि कोई 2 वेवलेंथ जो दी जा रही हैं उनसे जो आपको स्लिट की विड्थ 1 मीटर दी जा रही है, वो पोजीशन फाइंड करनी है बेटा आपको सेंट्रल मैक्सिमा से, जहाँ पर आपको बेटा कि डार्क फ्रिंजेज वहाँ पर आपकी क्या कर रही हैं, को इंसाइड कर रही हैं। तो को इंसाइड करती हैं तो उस समय आपको यानी वो कंसेप्ट उड़ाया जाता था कि वहाँ पर बेटा जब को इंसाइड फ्रिंजेज करती हैं तो उस पर जो फॉर्मूला आता है वो आपका N1 लैम्डा 1 इक्वल टू N2 लैम्डा 2। तो यहाँ से ये नंबर ऑफ फ्रिंजेज में रिलेशंस निकल के आ जाएगा। तो जो N1 बाई N2 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। जो सेकंड जो वेवलेंथ आपको दी जा रही है वो कितनी है, देखिए 600, और फर्स्ट वेवलेंथ दी जा रही है वो आपको कितनी है 400। तो जो लैम्डा 2 है वो आपका कितना है 600 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 जो आपका है वो आपका कितना 400। तो सॉल्व करने पर यहाँ से ये देखोगे 3/2। तो अगर मैं बोलना चाहूँ तो N1 की वैल्यू बेटा अप्रोक्स 3, N2 जो है वो आपकी कितनी है 2। तो जो इसमें डार्क फ्रिंजेज बन रही हैं वो आपकी कितनी है 3। नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज हमें पता चलेगी 3, और जो ब्राइट फ्रिंज बनेंगी वो आपकी कितनी है बेटा आपके 2। तो जैसे कि ये सपोज सेंट्रल मैक्सिमा है तो सेंट्रल मैक्सिमा से ये थर्ड डार्क फ्रिंज जो है यहाँ पर ये आपको को इंसाइड कर रही है, तो ये वाई आपको फाइंड करने के लिए बोला जा रहा था। तो जो थर्ड डार्क फ्रिंज का जो फॉर्मूला होगा वो आपका फॉर्मूला क्या होगा बोलिए, यहाँ पर ये को इंसाइड कर रही हैं तो जो N1 लैम्डा 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई डी। तो यहाँ से जो N1 है वो आपके N1 कितना है बोलिए 3। जो वेवलेंथ दी जा रही है वो आपकी कितनी है, डार्क फ्रिंजेस किस वेवलेंथ पर मिली है हमें 400 इंटू डी जो दिया जा रहा है वो आपका कितना है 1.5।
डिवाइडेड बाई स्मॉल डी 1 mm आपको दिया जा रहा था। 1 mm बोलो तो 1 × 10⁻³ क्लियर है। इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर जो आपके यानी कि बेटा ये जो बाई आएगा मतलब मैक्सिमम सेंट्रल मैक्सिमा से जहाँ पर वो आपकी पोजीशन जो आएगी बेटा वो पोजीशंस आएगी। सॉल्व करने पर ये आपका 12 180 तो सॉल्व करने पर ये आएगा 1.8 mm क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या बोला जा रहा है, अ वायर ऑफ लेंथ L इज बेंट राउंड अ स्क्वायर कॉइल हैविंग n टर्न्स हैवी एंड सेकेंड a circular coils having n turns, the coil in the both cases is free to turn about a vertical axis coinciding with the plane of the coil in a uniform horizontal magnetic field and carry the same current. Find the ratio of the maximum value of the torque acting on a square coil to that on the circular coil. आपको इसमें मैक्सिमम टॉर्क का रेशियो फाइंड करना है स्क्वायर कॉइल एंड सर्कुलर कॉइल्स में, ठीक है। तो जो आपको क्वेश्चंस में सबसे पहले ये बोला जा रहा है, कोई एक वायर है, उसे वायर को बेंड करके सबसे पहले उसमें यानी कि स्क्वायर लूप में कन्वर्ट किया गया है जिसमें n टर्न्स हैं। सेकंड में जो बोला जा रहा है बेटा वो आपका क्या है, उसे सर्कुलर कॉइल्स में यानी कि कन्वर्ट किया गया है जिसमें नंबर्स ऑफ टर्न कितने आपके n। तो चलो अगर फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 19 को फर्स्ट के अकॉर्डिंग यानी फर्स्ट कंडीशंस क्या है, जैसे कि स्टार्टिंग में आपको जो एक वायर दिया जा रहा है उस वायर की जो लेंथ है वो आपको कितनी दी जा रही है L। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि उस वायर को सपोज इस तरह से n स्क्वायर लूप में कन्वर्ट कर दिया है। अब वो डायमेंशंस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट लग रही है, वो मैं डायग्राम को इमेजिन करा रहा हूँ इसीलिए। और अगर आपसे इसमें ये बोला जाए बेटा कि जो अगर इस स्क्वायर की लेंथ या 1 टर्न्स की जो लेंथ या लेंथ ऑफ 1 टर्न जो हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी बोलिए, वो है बेटा आपकी L/n क्लियर। और एक टर्न में जो आपकी साइड है उस साइड की जो लेंथ होगी बेटा वो आपकी कितनी हो जाएगी बोलिए। तो देखो एक टर्न जो है वो आपका यानी कि कितनी लेंथ का है बेटा आपका L/n। तो इसमें जो साइड ऑफ टर्न अगर आपसे बोला जाएगा, कोई भी एक टर्न की अगर साइड हम देखेंगे तो उसमें 4 का डिवाइड कर दीजिए तो वो एक साइड की बेटा जो लेंथ आ जाएगी साइड ऑफ टर्न ऑफ स्क्वायर लूप की जो लेंथ आ जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी L/4n। अगर मैं इसमें स्क्वायर का एरिया आपसे पूछता हूँ तो एरिया जो लिखा जाएगा बेटा वो आपका कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर लिख रही हूँ तो इसीलिए फिलहाल मैं यहाँ पर S लेट कर लेता हूँ। तो जो एरिया होता है वो स्क्वायर का वो आपका कितना होगा बोलिए, साइड जो है वो आपको एक साइड दी जा रही है बेटा कितनी है L/4n। तो इसका जो स्क्वायर हो जाएगा वो आपका L²/16 n²। क्लियर है। ये हमने एरिया इसका कैलकुलेट कर लिया। टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो आप सभी को याद होगा। वो फॉर्मूला कितना होता था बोलो, NI/AB। यहाँ A एरिया ऑफ द स्क्वायर लूप हो जाएगा। तो इस केस में जो मैक्सिमम टॉर्क आएगा मतलब ऑफ अ स्क्वायर लूप वो आपका कितना हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ टर्न दिए जा रहे हैं n, करंट बेटा I एंड जो एरिया है इस स्क्वायर लूप का वो L²/16 n² इनटू मैग्नेटिक फील्ड। उसमें देखिए क्वेश्चंस में जो बोल रहा जा रहा था वो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड लेट करके चल रहे हैं। तो सपोज मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल यानी कि दोनों की केसेज में क्वेश्चन मैंने लेट कर ली या उसे लेट कर लिया B। क्लियर है। तो इस केस में सॉल्व करने पर जो आपका टॉर्क अबाउट द स्क्वायर लूप जो आएगा वो आपका कितना हो जाएगा, देखिए I n की पावर कैंसिल आउट हो जाएगी तो n कैंसिल आउट होने पर I L² B डिवाइडेड बाई 16n। क्लियर है। ये टॉर्क आ गया बेटा आपका किसके अबाउट बोलिए, स्क्वायर लूप के अबाउट। अब इसमें नेक्स्ट आपको कंडीशंस क्या बोली जा रही है, सेकंड स्टेप में आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर इस वायर को सपोज स्मॉल r रेडियस के मैंने ये लूप्स कन्वर्ट किए हैं, अगर उसे आप लूप में यानी कि कॉइल्स में कन्वर्ट कर देती हैं तो उस वायर की जो अगर मैं एक सरकमफेरेंस आपसे पूछना चाहूँ, सपोज जो ये सरकमफेरेंस है वो आपकी किसके इक्वल होगी, लेंथ ऑफ द वायर L डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न उसमें कितनी है सपोज n। क्लियर है। और अगर मैं 1 सरकमफेरेंस आपसे पूछना चाहता हूँ तो जो 1 सरकमफेरेंस की आपकी कितनी होगी 2πr।
इक्वल होगा बेटा आपके किसके बोलिए L/N के। तो यहाँ से जो रेडियस आएगी बेटा वो आपके इस लूप की जो आएगी वो रेडियस किसकी इक्वल हो जाएगी, देखो L/2πN। क्लियर। मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करोगे तो इस कॉइल का जो एरिया कितना हो जाएगा बेटा आपका πr²। पाई रेडियस कितनी है बेटा आपकी L, तो ये L² डिवाइडेड बाई 4π² इंटू N²। तो यहाँ से एरिया निकलने के बाद आप बोलोगे बेटा टॉर्क हमें निकालना है इस कॉइल के अबाउट, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो आपका NIV/AB। तो N करंट है उसमें, I एरिया ऑफ द जो कॉइल है वो आपका कितना आ रहा है बोलिए पाई L² डिवाइडेड बाई 4π² N² इंटू मैग्नेटिक फील्ड आपकी कितनी B। इससे पाई से पाई एक पावर कैंसिल आउट, N से पावर कैंसिल आउट हो जाएगी ये। तो जो टॉर्क आएगा इस कॉइल के अबाउट वो आपका कितना हो जाएगा, देखिए NI। क्लियर है, NIL² डिवाइडेड बाई 4π, ये एरिया जो था वो आपका पाई, हाँ तो यहाँ से सॉल्व करने पर आपका कितना हो जाएगा 4π इंटू N। क्लियर है। तो इसका मैं जो रेशियो निकालेंगे, हमें रेशियो फाइंड करना था, तो जो टॉर्क ऑफ द स्क्वायर लूप अपॉन टॉर्क ऑफ द कॉइल, वो रेशियो निकालने पर देखिए यहाँ से जो आपका कैंसिल आउट होने पर जो आएगा बेटा वो आपका देखिए 4π/16, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये सॉल्व होने पर आपको कितना हो जाएगा π/4। यही आपका आंसर हुआ। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस नंबर 20। क्वेश्चंस नंबर 20 में आपसे जो क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। ठीक है। तो सबसे पहले अगर 20 क्वेश्चंस में मैं आपसे ये बोलना चाहूँ बेटा, इसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है वो आपको NCERT डाटा दिया जाता है। ये अप्रोक्सीमेट बेटा आपका 10⁻⁻4 मीटर टू 10⁻⁻6 मीटर के ऑर्डर के बिटवीन का होता है। और इसमें जो रिलेशंस बिटवीन करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपको करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशंस को यानी कि इस्टेब्लिश करने के लिए आपसे बोला जा रहा है। तो इसकी जो डेरिवेशंस की जाएगी वो आपकी किस तरह से की जाती है सभी को आपको याद भी होगा। क्वेश्चंस नंबर 20 में देखिए, सपोज कोई एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर की जो लेंथ है बेटा लेट कर ली मैंने, कितनी है बेटा आपकी L, और इस कंडक्टर के अक्रॉस मैंने कोई एक एक्सटर्नल बैटरी को कनेक्ट कर दिया V वोल्ट के। ठीक है। इस वोल्टेज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्रिएट होगी। तो जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इन सभी पर क्या फोर्स एक्ट कर रहा होगा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके देखिए एक ही डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। तो इसी की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उस एवरेज वेलोसिटी को ही क्या बोला जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है। अब इसमें देखिए इस जो कंडक्टर है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपका कितना A, और यहाँ पर जो एक क्वांटिटी यानी कि लेट करके चलते थे वो आपको याद होगा N। स्मॉल n को क्या बोला जाता था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है। इसमें सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लेट है बेटा वो आपके कितने, कैपिटल N। तो अगर आपसे इसमें ये बोला जाए कि बताइए जो इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम अगर इस कंडक्टर का टोटल वॉल्यूम आपसे पूछा जाएगा बेटा, टोटल वॉल्यूम को आप क्या लिखोगे बोलिए, लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। और उसमें अगर मैं इस वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ टन पूछना चाहता हूँ पर यूनिट लेंथ में पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके कितने हैं, N। तो AL वॉल्यूम में आपके जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे बेटा वो आपके कितने होंगे, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपसे बोला जा रहा है टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा आपके, तो जो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आएंगे वो आपके कितने हो जाएंगे, पर यूनिट वॉल्यूम में जो आपके नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो N। AL वॉल्यूम में मुझे फाइंड करना है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपके क्या निकल के आ गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपसे पूछा जाए इस कंडक्टर के अबाव या इस कंडक्टर पर चार्ज कितना होगा, चार्ज इक्वल टू फॉर्मूला कितना होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स NaL इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन A। क्लियर है। और सपोज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा ये आपके T टाइम में आपके यानी कि क्या कर रहे हैं, 1 रिवॉल्यूशन से ये 1 साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। तो जो करंट फ्लो होगा उस करंट को हम कैसे लिखेंगे बोलिए, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कितना है आपका बेटा,
L/E डिवाइडेड बाई T। तो इसमें देखो जो L है वो आपका क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या बोलेंगे, स्पीड। जिस स्पीड से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इस स्पीड को ही क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ से सॉल्व करने पर जो फॉर्मूला आता है वो NAAVD, यही आपका रिलेशन से हमें इस्टेब्लिश करने के लिए बोला जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या बोला जा रहा है, ड्रॉ द प्लॉट ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ अ न्यूक्लियस एज अ फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन। ठीक है, इसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियस के बिटवीन में ग्राफ को प्लॉट करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए ये ग्राफ आपने बेटा कई बार आपने पढ़ा होगा, 11th क्लास में आपको KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ाई जाती है, वहाँ पर भी पढ़ाया जाता है इंटरमोलिकुलर या इंटरएक्शंस एनर्जी या इंटरनल एनर्जी वर्सेस मॉलिकुलर डिस्टेंस के बिटवीन में जो ग्राफ जो होता है वो आपको कुछ इस तरह से होता है कि ये आपकी सपोज जो आपको दी जा रही है पोटेंशियल एनर्जी, और ये बेटा आपको जो दी जा रही है वो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस दी जा रही है। सपोज ये R, इस R को जो लिया जाता है बेटा यहाँ पर फर्मी मीटर्स में लिया जाता है न्यूक्लियस फिजिक्स में, और जो ये पोटेंशियल एनर्जी है बेटा वो आपकी जो आती है वो सॉल्व होने पर ये आपकी मेगा इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट मारती है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होता है वो आपने देखा होगा सभी ने, ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का आता है, असिमेट्रिकल। तो यहाँ पर अगर आपसे ये बोला जाएगा इसका जो ग्राफ प्लॉट करना है वो कुछ इस तरह से आएगा। इसमें अगर देखिए जो ये न्यूक्लियस यहाँ पर सपोज एक मैंने पार्टिकल्स को ओरिजिन पर, यानी सपोज ये जो पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल से इसे ओरिजिन पर फिक्स्ड किया है, सेकंड पार्टिकल्स यहाँ पर है, ये आपका टू एंड फ्रो यानी कि मूव भी कर सकता है। तो यहाँ का जो ये पार्टिकल्स है वो आपका देखिए ये जो डिस्टेंस पर है वो R0 लेट कर लें। R0 डिस्टेंस वाला जो पार्टिकल्स है बेटा वो आपका किस में है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम के मीन्स क्या होता था आपका, नेट फोर्स कैसा होता था उस पॉइंट पर 0। तो नेट फोर्स 0 है, तो अब उसमें देखिए पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस वाले कर्व से हम जो फोर्स निकालते थे उसका जो फॉर्मूला है वो आपको क्या है, F = -du/dr। यहाँ स्लोप 0 है तो इसमें आप बोल सकते हो नेट फोर्स 0। क्लियर है, तो ये जो है वो आपकी कौन सी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। सपोज अब मैं इसे बेटा इस पार्टिकल्स को लेफ्ट साइड में थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस कर देता हूँ, कहीं उसकी ये पोजीशंस हो जाएगी, तो ये पार्टिकल्स कहीं यहाँ पर होगा। तो ये डिस्टेंस आप देख सकते हो जो R0 से ये डिस्टेंस आपकी क्या हो रही है, लेस हो रही है। अगर मैं इसे इस साइड में पार्टिकल्स कहीं डिस्प्लेस करता हूँ तो इस पार्टिकल्स की जो पोजीशंस है कहीं यहाँ पर होगी। तो इस केस में देखिए अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व में आपको क्या बॉल मेथड से आपको वो डायरेक्शन फोर्स की कैलकुलेट करना चाहूँ, बॉल मेथड से कैसे कि जो बॉल है वो आपकी कैसे मूव करेगी। अगर इस कर्व में देखोगे इस साइड में, तो यहाँ पर जो ये पार्टिकल्स है वो ऐसे मूव कर रहा होगा, इसका फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ये वाली जो बॉल है वो आपकी लेफ्ट साइड में मूव करेगी, तो इस वाली पार्टिकल्स पर जो फोर्स है वो कुछ इस तरह से लग रहा होगा। यहाँ से आप ये चेक कर सकते हो, देखिए जो न्यूक्लियस फोर्स होता है बेटा वो आपका अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों ही नेचर का होता है। ये इस केस में क्या हो रहा है, रिपेल कर रहा है, और ये इसे इस वाले केस में क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये भी क्वेश्चंस पूछ ली जाती हैं, जो न्यूक्लियस फोर्स होते हैं वो आपके कैसे नेचर के होते हैं। तो ये दोनों ही नेचर्स होते हैं बेटा आपके। क्लियर है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चंस नंबर 22। क्वेश्चंस नंबर 22 में आपसे क्या बोला जा रहा है, यूजिंग गॉस लॉ की हेल्प से बेटा जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला फाइंड करना है ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट सीट। ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट सीट का जो फॉर्मूला आपको फाइंड करना है, तो देखिए कोई एक आपको इनफाइनाइट लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज सीट दी जा रही है। सपोज उस पर चार्ज है बेटा आपका कितना, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है किसकी हेल्प से, गॉस लॉ से। तो गॉस की हेल्प से हमें जो फाइंड करनी है, तो वो गॉस की हेल्प से किस तरह से कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले यहाँ पर बेटा हमें गॉसियन सरफेस यानी प्लॉट की जाएगी। तो जो गॉसियन सरफेस है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल सरफेस आती है। अब ये सरफेस से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास कर रही हैं वो S+ से कैसी होती हैं, ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज, और इस सरफेस से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से क्रॉस कर रही होगी। अगर मैं यहाँ पर बेटा कोई एक डिफरेंशियल
एरिया कट करता हूँ तो उसका जो एरिया वेक्टर है वो कुछ इस तरह से होगा। तो चेक कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के बिटवीन का एंगल है वो इस केस में यहाँ पर कितना है 0। तो जो सरफेस है वो इसमें अगर आपसे ये बोला जाए इस सिलेंडर से कितना नेट फ्लक्स पास कर रहा है तो आप बोलोगे जो टोटल फ्लक्स होगा वो इसमें सरफेस कितनी है आपकी 3। जैसे कि सपोज ये 1 सरफेस, सेकेंड और थर्ड बेटा ये आपकी कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा उसे भी हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए 5(1 + 5(2 + 5(3)। 5(1) को मैंने लिखा बेटा ये नेट फ्लक्स इक्वल टू 5(1) इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल E.dA। क्लियर है। इनके बिटवीन में एंगल 0 तो cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू 1। सेकेंड वाले में देखिए सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आपका कैसे है सेम डायरेक्शंस में। तो यहाँ पर भी थीटा कितना है बोलिए 0। तो यहाँ पर भी जो फ्लक्स को लिखोगे आप E/dA, बट जो कर्व सरफेस पर अगर मैं डिफरेंशियल एरिया कट करता हूँ तो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया वेक्टर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये। तो यहाँ पर इस वाले केस में थीटा कितना हो जाएगा 90। तो फाई इक्वल टू फॉर्मूला होता था क्लोज इंटीग्रल E.dA इंटू cos थीटा यानी कि 90 cos 90 की वैल्यू होती है वो आपके 0। तो इस सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगा वो कितना होगा आपका 0। ठीक है। तो ये जो नेट फ्लक्स जो आ रहा है वो इस सिलेंडर से या इस सरफेस से जो पास कर रहा है वो आपको कितना करेगा बेटा 2 × E.dA। क्लियर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इसे मैं इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकता हूँ A × एरिया। dA का इंटीग्रेशन करोगे कितना हो जाएगा A। क्लियर। तो इसमें जो फ्लक्स को गॉस की हेल्प से आप क्या लिखोगे Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके इनसाइड कितना चार्ज है, इस पर जो चार्ज डेंसिटी है पर यूनिट एरिया पर चार्ज कितना है सिग्मा। तो मैं इस पर चार्ज लिखना चाहूँ तो वो होगा आपका बेटा सिग्मा A डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2 × A एरिया से एरिया कैंसिल आउट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो इस इनफाइनाइट सीट की वजह से वो आएगी E = σ/2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। और यहाँ से देखिए जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी डज नॉट डिपेंड ऑन दी x0 मतलब कि सपोज ये आपकी जो ये सीट है इनफाइनाइट सीट, चाहे आप यहाँ पर निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे आप यहाँ पर निकालिए, वो दोनों ही पॉइंट्स पर कैसे आएगी सेम। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनफाइनाइट सीट की वजह से आपकी डिपेंड नहीं करती है किस पर, डिस्टेंस पर। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन से आपसे क्या बोला जा रहा है, इसी में दो आपको इनफाइनाइट जो लार्ज सीट दी जा रही हैं बेटा, जो थिन प्लेट सीट दी जा रही हैं जिनकी सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है और वो एक दूसरे के पैरेलल रखी गई हैं, उनके बिटवीन में एयर है। तो आपसे बोला जा रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है। तो इसमें सेकंड आर्टिकल ये भी आपने देखा होगा। सपोज अब मैंने ये इनफाइनाइट सीट को कुछ इस तरह से बेटा रिप्रेजेंट किया, दोनों ही आपकी कैसी हैं सेम हैं और एक दूसरे के कैसे रखी है पैरेलल रखी गई हैं। तो यहाँ पर भी चार्ज ये पॉजिटिव, इसकी भी चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा और इस वाली की भी कितनी है सिग्मा। ठीक है। तो अगर मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाएगी तो देखो फर्स्ट वाली प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, सेकंड में जो आएगी वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से अवे। तो यहाँ पर जो इसके ये भी आपका क्या होगा E2 E1 = E2 है, आपको ये तो पता ही है, मैग्नीट्यूड सेम है और अपोजिट वेक्टर हैं। तो जो नेट फील्ड आएगी आपकी इनसाइड वो आपकी कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि E1 - E2 मैग्नीट्यूड सेम। E1 जो होगा वो आपको कितना होगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी कितना होगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो नेट में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो बिटवीन टू प्लेट्स वो आपकी कितनी हो जाएगी 0। अगर आउटसाइड हमें फाइंड करनी है तो प्लस से अभी फर्स्ट वाली प्लेट की वजह से भी और सेकंड वाले की वजह से भी अभी फील्ड होगी। तो यहाँ पर जो आउटसाइड जो नेट फील्ड आएगी वो आपकी देखिए दो वेक्टर सेम डायरेक्शन होते हैं तो ऐड कर दिए जाते हैं E1 + E2। तो ये कितना होगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करने पर ये 2 σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो सॉल्व 2 से 2 डिवाइड तो ये σ/एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। तो ये आपकी बिटवीन एंड आउटसाइड फील्ड आएगी। ये आपकी व्हीटस्टोन वाली ब्रिज की कंडीशन आपसे बोलने के लिए कंडीशंस पूछ रहा है। कंडीशंस क्या होती है, जो साइड वाले रेजिस्टेंस होते हैं उनका जो रेशियो R1/R2 इक्वल होता था R3/R4 के। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ये देखिए बेटा आपका ये कंप्लीट एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। इसे सॉल्व करने पर हम A एंड B के बिटवीन में फाइंड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हो गया है, वैसे इसे भी आप कर सकते थे। क्लियर है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे क्या बोला जा रहा है। देखिए 23 में जो क्वेश्चंस में आपसे बोला जा रहा है
कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C हैज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन इन प्लेट्स इट इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V by connecting it across a battery. The battery is then disconnected. The dielectric slab is now withdrawn from the capacitor. How will the following affected? आपको देखिए इसमें ये विथड्रॉ कर रहा है, उसमें यानी कि क्या होता था पहले तो जो आपको यानी कि एनसीईआरटी में भी ये कंसेप्ट दिया जा रहा है वो क्या है कि सपोज कि आपको ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दी जा रही हैं, इनके बिटवीन में किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लेके आते हैं तो स्लैब को डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर लाने पर और उसमें से जो ये V वोल्ट की बैटरी अगर इसे हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो बैटरी को डिस्कनेक्ट होने से क्या होता है, बैटरी को डिस्कनेक्ट होने के बाद में बेटा क्या होगा, आपका चार्ज कैसा रहेगा बोलिए, कांस्टेंट, क्योंकि जो बैटरी है वो आपके चार्ज फ्लो को क्या रखती है, मेंटेन रखती है। तो अब इसे डिस्कनेक्ट होने से बाद में क्या होगा, आपका जो बैटरी को डिस्कनेक्टेड होने से चार्ज तो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कैपेसिटेंस क्या होती थी, याद होगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाने से इसके अंदर जो कैपेसिटेंस है वो आपकी बेटा K टाइम्स इंक्रीज हो जाती थी। कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है, चार्ज कांस्टेंट है और पोटेंशियल क्या हो जाता था बताइए। तो पोटेंशियल अगर आपको फाइंड करना है तो पोटेंशियल से पहले अगर मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फॉर्मूला याद होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है प्लेटों के बिटवीन में। तो यहाँ पर जो नेट फील्ड हो जाएगी वो आपके आफ्टर रिमेनिंग जो फील्ड आती थी वो Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट। तो जो आपकी स्टार्टिंग में होती थी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है हमारी, रिड्यूज हो रही है, तो पोटेंशियल भी क्या होता था, रिड्यूज होता था। क्लियर है। तो पोटेंशियल जो रिड्यूज होता था वो आपका कितने टाइम्स हो जाता था, सेम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है उस तरह से, जैसे V डैश है या V से V1 बोलोगे तो ये V/K हो जाएगा आपका, ठीक है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और स्टोर जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा वो आपका कितना होता है, U इक्वल टू Q² अपॉन 2C। चार्ज कांस्टेंट है और कैपेसिटेंस हमारी क्या होती थी, इंक्रीज होती थी। कैपेसिटेंस इंक्रीज होती थी तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी क्या हो जाती थी, U टाइम्स डिक्रीज हो जाती थी। कब, जब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेके आते थे। यहाँ पर क्या है, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बाहर यानी विड्रॉ किया जा रहा है, तो इसमें ये सारे रिजल्ट हमने जो फाइंड किए वो आपके क्या हो जाएंगे, अपोजिट मतलब इस स्लैब को निकालने से कैपेसिटेंस क्या होगा बोलिए, डिक्रीज। एनर्जी क्या होगी, देखो एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज, तो यहाँ पर क्या होगी, इंक्रीज, ठीक है। ये क्या होगी, डिक्रीज, ये इंक्रीज, और जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल यहाँ पर क्या हो रहा था, डिक्रीज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्लियर है। कुछ इस तरह से आपको ये बस इसमें ये रिलेशन फाइंड करने के लिए बोला जा रहा था। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी फेमस क्वेश्चंस है और कई बार एग्जाम्स में इस तरह से ही पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चंस क्या है बेटा आपका कि दो कैपेसिटर यानी कि प्लेटों के बिटवीन में किसी एक इलेक्ट्रॉन्स को अगर थ्रो किया जाता है तो उसमें जो डिफ्लेक्शंस है वो डिफ्लेक्शंस कितना हुआ, और उसमें सपोज यानी कि ये पूछ लिया जाता है उसके एक्रॉस यानी कि जो प्लेटों के बिटवीन का पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा। तो कुछ इसका एक आपको फॉर्मूला याद होगा कि इस इलेक्ट्रॉन्स को बेटा सपोज यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में पहले तो हमें टाइम अगर फाइंड करना हो तो उस टाइम को कैसे फाइंड करेंगे। इसकी जो वेलोसिटी दी जा रही है वो सपोज आपकी यानी कितनी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैंने V लेट कर ली जो कि क्वेश्चंस में आपको दी जा रही है, ठीक है। तो अगर टाइम फाइंड करना है तो टाइम इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस सपोज इसमें प्लेटों के बिटवीन की लेंथ ऑफ प्लेट है वो मैंने लेट कर ली कितनी, L डिवाइडेड बाई V। जो लेंथ ऑफ प्लेट आपको दी जा रही है बेटा इस क्वेश्चन में वो आपको कितनी दी जा रही है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर बोलो तो 0.3, ठीक है, डिवाइडेड बाई वेलोसिटी आपको जो दी जा रही है वो कितनी दी जा रही है इलेक्ट्रॉन्स की, 3 × 10⁻⁷। तो यहाँ से सॉल्व करने पर जो टाइम आएगा बेटा वो टाइम आ रहा है आपका 1 × 10⁻⁹ सेकेंड। क्लियर है। ये आपको ये पता चल गया कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम है वो कितना लगा है, 1 × 10⁹ सेकेंड। क्लियर है। अब मुझे इसमें डिफ्लेक्शंस फाइंड करना था कि सपोज ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डिफ्लेक्ट हुआ वो डिस्टेंस y। इस y को ये कैलकुलेट करने का आपको फॉर्मूला भी याद होगा, 1/2 E × V। V यहाँ पर बेटा आपका क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन md × t²। क्लियर, सिंपल वही है, y = ut + ½ t² से हम इसे ड्राइव करते थे। तो यहाँ से जो V पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकल के आएगा सॉल्व करने पर, ये 2/m × t
डिवाइडेड बाई ई टी स्क्वायर। क्लियर है। सारे डाटा इस क्वेश्चन में आपको जो दिया जा रहा है, ये सारे क्वेश्चन डाटा दिए जा रहे हैं। देखिए बाई जो है वो आपको ये डिस्टेंस दी जा रही है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो ये इसका जो मिड पॉइंट है ये कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। बाई दिया जा रहा है, एम दिया जा रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, डी आपको पता है बेटा। क्लियर है। डी आपको क्वेश्चन में दिया जा रहा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, टाइम आपने वहाँ से फाइंड कर लिया। तो इन सभी वैल्यू को जो पुट करके वी को आप फाइंड कर सकते हो कि नहीं कर पाओगे। तो चलिए अभी कर ही देते हैं। 2 बाई की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है 0.01 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 9.3, उसे अप्रोक्सीमेशन से मैं 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 31 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपको कितना है बोलो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 इंटू टी की जो वैल्यू है बेटा वो आपकी कितनी है बोलिए, टी स्क्वायर जो है वो आपका 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 9 था, माइनस के 9, इसे सॉल्व करोगे स्क्वायर करने पर ये 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 18 हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर जो वी आएगा बेटा वो आपका 2275 वोल्ट आता है। ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे क्या बोला जा रहा है, देखिए डायोड यानी कि सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन बोला जा रहा है कि डायोड का जो कनेक्शन दिया जा रहा है वो एसी सोर्स के साथ में दिया जा रहा है। एसी सोर्स का जो इनपुट वोल्टेज है वो आपको इक्वेशन दी जा रही है बिटवीन ए एंड बी इन आर नेटवर्क टू आइडेंटिकल आइडियल डायोड। जो D1 और D2 है वो आइडियल डायोड आपको दिए जा रहे हैं, 3 रेजिस्टेंसेस के साथ में कनेक्टेड हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट, फर्स्ट हाफ पॉजिटिव साइकिल में आपको यानी कि जो इनपुट वोल्टेज है वो Vi, फर्स्ट हाफ साइकिल में बेटा जो इनपुट वोल्टेज की इसकी जो पीक वैल्यू है वो आपकी कितनी है देखिए 12। तो इसमें जो मैं लिख सकता हूँ जो इसका पीक वोल्टेज हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। क्लियर है। तो अगर हमें इसकी पीक वैल्यू को ही एक्रॉस हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो वो इसका EMF चाहिए, मतलब मैक्सिमम या पीक वैल्यू आपकी कितनी है 12। तो इस केस में आपको क्या क्या फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द डायोड विल कंडक्ट एंड वाइल। सबसे पहले इसमें बताइए डायोड जो है वो आपको कौन सा कंडक्ट करेगा। तो जो देखिए अगर मैं इसकी फर्स्ट हाफ पॉजिटिव साइकिल अगर ड्रॉ करना चाहूँ इस बैटरी की, सपोज वो आपकी किसी इंस्टेंट पर ये आपकी एसी की किसी इंस्टेंट पर देखी गई जो डायरेक्शंस वो आपकी फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल कुछ इस तरह से है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ये जो डायोड है बेटा ये आपका P टर्म्स, ये N, ये P, ये N। आपको बायसिंग बताई जाती है, जो फॉरवर्ड बायसिंग होती है वो आपकी क्या होती है, जब P टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव से N टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है तो वो आपकी फॉरवर्ड बायसिंग होती है, और रिवर्स बायसिंग में अपोजिट होता है। तो जो आइडियल डायोड है वो आपका फॉरवर्ड बायसिंग में जो वर्क करता है वो एक प्लेन वायर्स की तरह से करता है, और जो रिवर्स बायसिंग में जो करता है वो एक ओपन सर्किट की तरह से। क्लियर है। तो इसमें देख सकते हो जो D1 है वो आपका फॉरवर्ड बायसिंग है, D1 की जो है बेटा वो आपकी बायसिंग कैसी है फॉरवर्ड बायसिंग, और D2 के है जो वो आपका कैसा है रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग में वो आपका कंडक्ट नहीं करेगा, मतलब अपने से करंट को पास नहीं होने देगा। तो जो इसमें जो कंडक्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है आपका D1। क्लियर है। तो जो फर्स्ट का हो जाएगा वो आपका D1 विल कंडक्ट। सेकेंड आपसे क्या बोला जा रहा है, सेकेंड में देखिए आपको इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करना है, शो द फ्लो ऑफ करंट। अगर इसमें जो कोई D2 अगर आपका सपोज बेटे ये कंडक्ट नहीं हो, इसमें जो कंडक्ट कर रहा है बेटे ये D2। क्लियर है। D2 कंडक्ट कर रहा है क्योंकि D1 है जो आपका बेटा किस में है, ये D2 था। तो जो D2 है बेटा वो आपका फॉरवर्ड बायसिंग है, और जो D1 है वो रिवर्स बायसिंग है। क्लियर है। अब इसमें जो आपको सर्किट को ड्रॉ करने के लिए बोला जा रहा है, सर्किट को ड्रॉ करोगे तो देखिए ये ओपन सर्किट हो जाएगी। ये ओपन सर्किट होने पर ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, इस D1 को आप रिमूव कर दोगे यहाँ से। इस D1 को रिमूव करने से मैं बोल सकता हूँ जो सर्किट है वो आप इसे रिमूव कर दीजिए, तो वो सर्किट इसके प्लेस पर ओनली प्लेन वायर। तो कुछ अगर मैं इसके पीक वोल्टेज के टर्म्स में यानी सपोज वो बैटरी को उस इंस्टेंट पर कुछ इस तरह से लेट कर लेता हूँ, तो जो बैटरी के अकॉर्डिंग देखोगे जो आपका ये सर्किट दिखाई देगी वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये 3 और ये बेटा आपका 1 और 2 किस में जाएंगे सीरीज में, कुछ इस तरह से इसकी ये सर्किट ड्रॉ की जाएगी। क्लियर है। ये सपोज 1 किलो ओम, ये जो है बेटा वो आपका 2 किलो ओम, ये जो दिया जा रहा है वो आपको कितना है 3 किलो ओम।
ठीक है। और जो ये बैटरी है वो आपकी कितनी है 12 वोल्ट। अगर इसमें चलो जो थर्ड आपसे यही बोला जा रहा है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितना होगा, तो इसमें देखिए जो वोल्टेज है पैरेलल में वोल्टेज कैसा रहता है सेम, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या वोल्टेज होगा वो 12 वोल्ट का होगा। सीरीज में पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा तो रेजिस्टेंस यानी कि 1:2 का है, तो जो आप यानी कि पोटेंशियल को भी 1:2 में डिवाइडेशन करोगे तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल ड्रॉप के अकॉर्डिंग आप क्या बोलोगे, इसमें होगा आपका 4 वोल्ट और इसमें बेटा आपका कितना हो जाएगा बोलिए 8 वोल्ट। क्लियर है, ये आपका 8 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे बोला जा रहा है बेटा ब्रीफली एक्सप्लेन द 2 इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस दैट अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन को आपको बेटा ब्रीफली में एक्सप्लेन करना है। तो पीएन जंक्शन क्या होता था, देखिए आपको याद होगा पीएन जंक्शन होता था बेटा आपका कि एक ही क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चंस में देखिए पीएन जंक्शन को आपको ब्रीफली में एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले अगर मैं पीएन जंक्शन को बताऊँ आपको, इन पीएन जंक्शन क्या होता है बेटा कि एक ही टाइप के सेमीकंडक्टर्स में एक साइड से बेटा जो आपकी है वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज मिक्स की जाती हैं और एक साइड से बेटा कैसी ट्राइवेलेंट। तो सपोज मैंने इस साइड से जो इम्प्योरिटीज मिक्स की वो आपकी ट्राइवेलेंट और इस साइड से अगर जो इम्प्योरिटीज मिक्स की जा रही हैं वो आपकी पी टाइप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज मिक्स की जा रही हैं। तो जो इस टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज मिक्स करने से उसमें क्या मिलती हैं आपको बताइए कि यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, पी टाइप में क्या होते थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि डोनेट करते हैं और इसमें नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर होते हैं। तो इस साइड जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज मिक्स करने से जो सेमीकंडक्टर मिलता है वो आपका बेटा होता था पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज मिक्स करने से सेमीकंडक्टर जो हमें सेमीकंडक्टर मिलता था वो आपको कौन सा होता था एन टाइप। क्लियर है, तो इसमें जो मेजॉरिटी है वो आपकी किसकी होती है बेटा होल्स की और इसमें किसकी होती है बेटा आपकी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो अब इसमें जो आपसे बोला जा रहा है वो क्या है, देखिए कि अगर जो ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंस की वजह से जो आपकी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ये इस साइड में आपके आना यानी कि रिपेल कर रही होंगे, ये इसे इस साइड में रिपेल कर रही होंगे, तो कुछ इनके बिटवीन में एक ऐसा रीजन यानी कि क्रिएट होता है जिसमें कि जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये बोलिए जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल एक दूसरे को यानी कि कंसंट्रेशंस की वजह से ये क्या ग्रेडियंट की वजह से क्या कर रहे हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, और कुछ होल से यहाँ पर आ जाएंगे। ये कब तक इस तरह का यानी प्रोसीजर चलता है जब तक कि आपके यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप ना हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने से क्या हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इस तरह से यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं वो इन्हें इस साइड में रिपेल करेगी इलेक्ट्रॉन को इस साइड में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पर जो ये रीजन डेवलप हो रहा है ये रीजन आप देख सकते हो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स आपके सेम है। तो ये आपका एक चार्जलेस रीजन है। इस चार्जलेस रीजन को यानी कि डेवर्ड ऑफ चार्ज वाला ये रीजन है, इस रीजन को ही बेटा जो बोला जाता है वो आपकी डिप्लीशन रीजन बोली जाती है। और यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपका यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कुछ इस तरह से, ये हायर पोटेंशियल कुछ इस तरह से। तो जो ये बैटरी बनती है इस बैटरी को फिक्टिशियस बैटरी बोला जाता है और इसका जो ये बैटरी बोला जाता है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आपका यानी कि V नॉट। क्लियर। तो इसमें जो करंट फ्लो करने के लिए जो हमारी फॉरवर्ड बायसिंग यानी कि की जाती थी, तो आपको पता होगा कि जो फिक्टिशियस वोल्टेज है उससे एप्लाइड वोल्टेज ग्रेटर होगा जब भी आपका इसमें करंट फ्लो करता था, ठीक है। कुछ डिप्लीशन, इस डेवर्ड ऑफ चार्ज वाले रीजन को डिप्लीशन रीजन भी कहा जाता है और जिसकी जो विड्थ होती है वो अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻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 ⁻
सिंबल है उसे कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ये P ये एट, यही बस आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना था, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे जो बोला जा रहा है वो आपसे क्या बोला जा रहा है कि ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप एंड राइट द एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर द टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। आपको नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो मैग्निफिकेशन पावर फाइंड करनी है टेलीस्कोप के लिए,
तो टेलीस्कोप में आपको ये पता होगा बेटा, उसमें कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंस यानी कि 2 लेंसेज का यूज किया जाता था। एक होता है बेटा आपका ऑब्जेक्टिव लेंस और सेकंड होता है बेटा आईपीस लेंस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो आपकी ग्रेटर होती थी किससे बोलिए, आईपीस लेंस की फोकल लेंथ से। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पर इसके द्वारा जो ऑब्जेक्ट देखा जाता है वो आपके इनफार ऑब्जेक्ट होते हैं। तो सपोज जो ऑब्जेक्ट है वो आपका इनफाइनाइट प्लेस्ड है, तो उस पर सपोज कोई एक रे आ रही है तो जो आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो लेंस से रिफ्लेक्शंस के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शंस ये बिना डेविएट हुए कुछ इस तरह से सीधी निकल जाएगी। सेकेंड, कोई इसके फोकस की तरफ जो आ रही है या कोई सेकंड ये पैरेलल लाइट रे आ रही हैं, वो आपकी बेटा ये कॉन्वेक्स लेंस थोड़े से न कन्वर्ज करके जो लाइट रेज हैं वो आप कहीं यहाँ पर कन्वर्ज हो रही हैं, जिससे कि आपको पता है कि इनफाइनाइट से जो पैरेलल लाइट रे आती हैं वो एक फोकल प्लेन में आपकी कन्वर्ज होती हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पर ये कन्वर्ज हो रही हैं आपकी। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये सेकंड लेंस को यानी प्लेस किया, तो अब फर्स्ट लेंस से जो इमेज बन रही है वो सेकंड लेंस के लिए आपकी यानी कि किस तरह से यानी कि बिहेव करेगी बोलिए, एक इसके लिए जो ये इमेज है वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह से कुछ इस तरह से एक्ट कर रही होगी। ठीक है, जो एफ ओ और ये आईपीस की जो फोकल लेंथ है इसमें वो डायग्राम थोड़ा सा सिमिलर दिख रहा है, लेकिन इसकी जो फोकल लेंथ है वो ग्रेटर होती है। क्लियर है, तो यहाँ से जो लाइट रे है वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से जो पैरेलल जाती है वो रिफ्लेक्शंस के बाद फोकस से होकर जाती है और ये ऑप्टिकल सेंटर से ये ऐसे निकल जाएगी। ये डाइवर्जिंग रे हैं वो आपस में कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे, तो इसकी जो इमेज है बेटा वो कुछ इस तरह की आपकी वर्चुअल इमेज इस साइड में ये फॉर्म हो रही होगी। तो इसका जो इमेज डायग्राम है वो कुछ ये होगा। ठीक है, हमें फाइंड करना था सपोज ये जो यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है वो आपका इनफाइनाइट पर ये ए पी, इसे लेट कर लिया मैंने, कितना है बेटा आपका ये ए पी। तो अब इसमें हमें मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है। तो मैग्नीफिकेशन का जो जनरल फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है, टेलीस्कोप या एंगुलर मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला होता है वो m इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा। बीटा और अल्फ़ा बीटा क्या होता है, बीटा होता था विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज। फाइनल इमेज के द्वारा जैसे कि जो ऑब्जर्वर है वो कहीं यहाँ से देख रहा होगा तो इसकी आई पर जो एंगल सबटेंड है वो एंगल है बेटा आपका ये बीटा। ठीक है, ये डिस्टेंस सपोज यहाँ से देखिए ये फोकस है, तो ये एफ ओ, ये वाली डिस्टेंस इसके लिए क्या है, एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है, इसे बोलेंगे हम यू ए। ठीक है, और अल्फ़ा जो होता है वो आपका ऑब्जेक्ट के द्वारा आई पर एंगल बनता है, तो ये यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के द्वारा जो आई पर एंगल बन रहा है वो आपका बेटा ये कितना होगा आपका अल्फ़ा। ठीक है, तो ये एंगल अल्फ़ा, तो यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा ये इस वाले ट्रायंगल्स में देखिए tan अल्फ़ा आपका किसके इक्वल होगा, तो tan अल्फ़ा को आप लिखोगे अप्रोक्सीमेट जो ए डैश, ये सपोज ए डैश बी डैश, तो जो tan अल्फ़ा होगा बेटा वो आपका ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई एफ ओ, और tan बीटा जो होगा बेटा वो आपका क्या है बोलिए, ए डैश बी डैश अपॉन यू ए। ठीक है, अब इसमें ये एंगल्स काफ़ी स्मॉल्स होती हैं तो इन्हें अप्रोक्सीमेशन से आप अल्फ़ा एंड बीटा लिख लोगे, तो जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन आएगा तो बीटा की जो वैल्यू है बेटा वो आपकी किसके इक्वल है बोलिए, ए डैश अपॉन बी डैश अपॉन यू ए डिवाइडेड बाई ए डैश अपॉन बी डैश, सॉरी ए डैश इंटू बी डैश अपॉन एफ ओ। ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कैंसिल आउट, तो जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो आएगा या मैग्नीफिकेशन पावर जो आएगी बेटा आपकी टेलीस्कोप की वो एफ ओ अपॉन यू की। ठीक है, ये उसका जनरल फार्मूला है। अगर हम उस कंडीशंस में फाइंड करते हैं जब फाइनल इमेज आपकी बेटा कैसे नॉर्मल एडजस्टमेंट पर बन रही है, नॉर्मल एडजस्टमेंट पर मिलती है, तो इसका मतलब जो है फाइनल इमेज आपकी कहाँ पर फॉर्म हो रही है, इनफाइनाइट पर। फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर हो रही है, तो जो आपकी उस केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो आपकी बेटा किसकी इक्वल आती है, ये आईपीस की इक्वल आएगी लेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करने पर। तो जो मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला आ जाएगा या एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो आएगी बेटा वो आपका एफ ओ अपॉन एफ ए। क्लियर है, यही हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे क्या बोला जा रहा है, स्टेट द कंडीशन अंडर विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के लिए कंडीशंस आपको बेटा लिखनी है, तो वो कंडीशंस क्या होती थी, कंडीशन दो होती हैं।
TIR के लिए फर्स्ट कंडीशंस होती है बेटा आपकी, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन होना चाहिए एंगल ऑफ क्रिटिकल से। सेकेंड, जो लैटरी है बेटा वो आपकी ट्रेवल करनी चाहिए डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, ठीक है। तो फर्स्ट का ये हो जाएगा। सेकेंड इसमें क्या बोला जा रहा है बेटा आपसे, सेकेंड में बोला जा रहा है ये तीन रिफ्लेक्ट मीडियम बाउंड्री दी जा रही है आपको। और ट्रांसपेरेंट कंटेनर कंटेन्स लेयर ऑफ 3 इमिसिबल यानी ट्रांसपेरेंट लिक्विड ABC ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N 3/4N and 2/3N respectively. A laser beam is incident at the interface A and B at theta as shown in figure. Proves that the beam of does not enter the region. आपको इसमें ये प्रूफ करना है कि जो आपका जो बीम है बेटा वो सी मीडियम में एंटर ना करे, उसके लिए जो थीटा है वो साइन थीटा इज ग्रेटर देन 2/3 होना चाहिए, ठीक है। उसमें एंटर ना करे इसका मतलब क्या है, जो ये लैटरी जा रही है वो उसका यानी कि क्या हो जाए बेटा यहाँ पर TIR हो जाए इस वाली सरफेस पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को जो सॉल्व करने के लिए आपका IIT में भी कई बार क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या आर्टिकल्स है उसके लिए उस ट्रिक के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे सपोज ये आपके 3 लिक्विड दिए जा रहे हैं, लिक्विड A, लिक्विड B, लिक्विड C। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है बेटा कितना N। B वाले का जो लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो 3/N और C वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है बेटा वो आपको कितना है 2/3, ठीक है। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स B वाले का कितना है 3/4N और C वाले जो लिक्विड का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया जा रहा था वो आपको कितना है 2/3, ठीक है। इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो आपका 2/3 है। इसमें जो फर्स्ट मीडियम में जो लैटरी है वो आपकी यानी कि थीटा एंगल्स पर इंसिडेंट हो रही है। तो आपसे बोला जा रहा है क्या कंडीशंस हो कि जिससे कि ये लैटरी बेटा आपकी थर्ड मीडियम में ना जाए या उस लैटरी का क्या हो जाए TIR। तो सपोज इससे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो ट्रिक बताई थी आपको यानी कि बच्चों को क्लास में, वो कुछ इस तरह से कि जैसे कि सपोज आप ये बोल दीजिए कि इस लैटरी का जो है वो आपका बेटा TIR कहीं पर भी नहीं हो रहा है, कहीं पर भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, तो देखिए जैसे जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से आपका कि सपोज ये आपकी थीटा एंगल्स पर लैटरी एंटर कर रही है, इस लैटरी का कहीं पर भी TIR नहीं हो रहा है, मतलब रिफ्रैक्शंस के बाद कुछ इस तरह से जा रही है, इस मीडियम बाउंड्री से रिफ्रैक्शंस के बाद जो लैटरी है कुछ इस तरह से जा रही है। ये एंगल थीटा, ये एंगल मैंने लेट कर लिया अल्फ़ा, तो ये भी एंगल बेटा कितना होगा अल्फ़ा, ठीक है। और ये एंगल अल्फ़ा, सपोज ये एंगल आपका बीटा, तो ये भी एंगल बेटा कितना होगा आपका बीटा। तो आपसे यानी कि अच्छा इस वाली को हमें वैसे भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपसे जो बोला जा रहा है ये ABC लैटरी आपकी C मीडियम में एंट्री ना करे, तो वो हमें कंडीशंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो आपकी ट्रिक होती है वो क्या है, देखिए जैसे जो ये है इनके जो मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N, इस वाले का दिया जा रहा है 3/4N और इस वाले का जो मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया जा रहा है वो आपका 2/3 है, ठीक है। तो फर्स्ट आप बोल दीजिए बेटा जो लैटरी है उस लैटरी का TIR नहीं हो रहा है, मतलब वो आपकी इस वाले मीडियम में जा रही है। अब सबसे पहले इस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं, झूठ बोल देते हैं कि इस लैटरी का कहीं पर भी TIR नहीं हो रहा है, TIR नहीं हो रहा है। तो इस फर्स्ट सरफेस पर या इंटरफेस पर आप स्नेल्स लॉ लिखोगे, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है बताइए, आपका जो मीडियम दिया जा रहा है उसे लिखिए N इंटू N इंटू जो एंगल्स बन रहा है N इंटू जो एंगल है उसे साइन के साथ लिखिए N sin थीटा इक्वल टू दूसरा सेकंड मीडियम 3/4 इंटू N, उसमें जो एंगल है उसे साइन के साथ साइन अल्फा। क्लियर है। ऐसे ही फिर अब इस सेकंड वाली सरफेस पर स्नेल्स लॉ लिखते हैं, तो सेकंड वाली सरफेस पर स्नेल्स लॉ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2/3 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उस मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका लिख रहे हो, उसमें जो एंगल्स है वो आपको सपोज कितना लेट किया था आपने, बोलिए ये एंगल सपोज गामा, तो इसे आपने लिखा साइन गामा इक्वल टू जो ये मीडियम है वो आपका 3/4 इंटू इसमें जो एंगल है वो आपका साइन अल्फा। क्लियर। इक्वेशन ये फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड को अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं बेटा आपका कितना हो जाएगा, बोलिए N sin थीटा
इक्वल टू 2/3 n साइन गामा। तो यहाँ से n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो साइन गामा आएगा बेटा वो साइन गामा आपका कितना हो जाएगा, तो साइन गामा को देखिए एड पेज, साइन गामा जो है बेटा वो आपका इक्वल हो रहा है 3/2 साइन थीटा के। ठीक है, अब क्या है, अब आप बोल दीजिए कि वहाँ पर नहीं हमने यानी कि गलत बोला था कि वहाँ पर लैटरी का TIR हो रहा है। TIR होने के लिए जो साइन गामा की जो वैल्यू वो आपकी यानी कि होगी ग्रेटर देन या इक्वल टू 1, मिनिमम वाली कंडीशंस लेकर के चलना चाहते हो तो साइन गामा को अगर ग्रेटर देन 1 की कर देते हैं तो साइन गामा की जो वैल्यू आती है वो 3/2 इंटू साइन थीटा इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो साइन थीटा आएगा बेटा वो चेक कर लीजिए, इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 2/3। कुछ इस तरह से इसके कई टाइप से सॉल्यूशंस होते हैं, काफ़ी सिंपल सॉल्यूशंस है ये आपका इसका। ठीक है, तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। नेक्स्ट, ठीक है, सेक्शन डी में अब आपसे क्या बोला जा रहा है, अ गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट measure or small current in an electrical circuit. The essential work of the fact that a current carrying deflection in the coil can be measured and it is related to the current flowing in the coil, the number of the turns coil, area of the coil and magnetic field. Here is where आपसे वही बोला जा रहा है जो गैल्वेनोमीटर वाला प्रोसेस है वो किस तरह से यानी कि वर्क करता है, एक स्मॉल करंट को मेजर करता है। तो इसमें जो आपके यानी कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस क्या हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे जो बोला जा रहा है बेटा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इसके ऑप्शन इसके जो क्वेश्चंस क्या बोले जा रहे थे वो इसमें आपको वो पेज ऐड ही नहीं है, उसे मैं रीड करके आपको बेटा प्रॉपर्ली यानी कि एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चंस उसमें ये बोले जा रहे थे, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा था, द टॉर्क ऑन अ कॉइल रिमेन कांस्टेंट इन रेस्पेक्टिव ऑफ द कॉइल्स ओरिएंटेशन ड्यूरिंग द रोटेशन ड्यू टू। आपके पास में ये तो क्वेश्चंस हो गए, तो इसके जो फर्स्ट ऑप्शन का देखिए, आपसे ये बोला जा रहा था जो आपका उस कॉइल पर जो टॉर्क लगता है वो किसकी वजह से लगता है। तो आपको याद होगा कोई भी यानी कि एक सिलेंडर को हम ग्लैड करते थे तो जो हॉर्सशू मैग्नेट के अंदर रखते थे उस पर जो आपकी फील्ड लगती थी वो आपकी बेटा कैसी फील्ड लगती थी, वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो आपका जो उसके अंदर हम कॉइल रखते थे वो कॉइल आपकी क्या करती थी, टर्न होती थी या रोटेट होती थी। तो किसकी वजह से होती है, वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। क्लियर है। सेकेंड, द बेस्ट वे द इंक्रीज करेंट ऑफ अ सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज बाय। करंट सेंसिटिविटी को बेटा किस तरह से इंक्रीज किया जाता है, तो करंट सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद होगा, 5/I होता था। 5 को जो लिखा जाता है वो आपका क्या होता है, NAB डिवाइडेड बाई K। इसे सब कुछ मैंने क्वेश्चन डेट कर लिया। तो इसमें देखिए जो आपका सेंसिटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल NAB, ठीक है, और ये K आपका यानी कि कांस्टेंट होता था। तो इसमें देखिए जो आपका नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो आपका जो सेंसिटिविटी है वो आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यही आपका ये ऑप्शन भी दिया जा रहा था। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड आपसे क्या बोला जा रहा है, थर्ड क्वेश्चन में अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है द कॉइल एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल। उस मूविंग कॉइल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया जा रहा है बेटा आपको 4 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड नंबर ऑफ टर्न जो दिए जा रहे हैं वो आपको कितने हैं, 50। और जिस मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड किया गया है वो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा आपको 0.25 टेस्ला। तो उस पर जो टॉर्क है और करंट उसमें जो फ्लो कर रहा है वो आपका कितना, 5 एम्पियर। तो आपसे उसमें जो मैक्सिमम टॉर्क फाइंड करने के लिए बोला जा रहा था, टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है बोलिए, NI या NBI × A। तो सॉल्व करने पर इन वैल्यू को सॉल्व करोगे तो जो आएगा बेटा वो टॉर्क आपका 0.25 न्यूटन × मीटर। क्लियर। नेक्स्ट इसमें जा करके जो ऑप्शन यानी सेकंड चॉइस में जो दिया जा रहा है वो आपको ये भी दिया जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर को बेटा ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए सिंपल आपको जो फॉर्मूला याद होगा कि उसके
गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो याद है कि उसमें जैसे कि ये गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस है, उसके साथ में हम एक लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते थे। सपोज उसे RL लिख दिया, इसका रेजिस्टेंस RG, टोटल रेजिस्टेंस होगा वो आपका बेटा RG प्लस RL। वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस दिया जा रहा है, इसमें ये RL की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो जो डाटा दिया जा रहा था उसे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट जो फोर्थ दिया जा रहा था उसमें आपसे बोला जा रहा था जो गैल्वेनोमीटर के साथ में यानी कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसमें एक पैरेलल में हम एक लो रेजिस्टेंस का यानी कि शंट ऐड करते थे। जो शंट का जो फॉर्मूला होता है वो शंट का फॉर्मूला होता था IG इंटू जी डिवाइडेड बाई I माइनस IG। I होता था आपका मेन करंट और IG होता है गैल्वेनोमीटर में करंट और G है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। इसे पैरेलल में कनेक्ट किया जाता था। इस S की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। ये सारा डाटा आपको बेटा दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चंस। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है क्वेश्चंस आपका 30 में आपको देखिए बेटा ये जो ग्राफ दिया जा रहा है वो ग्राफ है बेटा आपका किसके स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी में आपको ये ग्राफ दिया जा रहा है। ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको याद होगा कि अगर मैक्सिमम जो आइंस्टीन इक्वेशंस होती है फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस वो आपकी क्या होती है E माइनस के फाई। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ E इंटू वी नॉट इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बेटा आपका एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या ऐसे फिलहाल फाई ही लिखा रहने दीजिए। तो वी नॉट इक्वल टू आपका एच अपॉन ए इंटू न्यू माइनस के फाई अपॉन ए, ये इक्वेशंस आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं आप इसे इक्वल ये कंपैरिजन करोगे बाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी से, तो इसमें देखिए अगर इसकी स्लोप जो है बेटा वो आपकी किसके इक्वल होगी बोलिए एच बाई ए के, और जो सी है और सी यानी जो इंटरसेप्ट की जो वैल्यू वो आपका फाइव बाई ए, तो ये जो वैल्यू होगी वो आपकी किसके इक्वल होगी फाइव बाई ए के इक्वल होगी, ठीक है। तो पहले तो इससे इक्वेशन से आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब इसमें से जो क्वेश्चंस आपसे जो पूछे जा रहे हैं वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है बेटा आपसे कि फ्रॉम द ग्राफ वर्क फंक्शन आपको ए एंड बी दिए जा रहे हैं, ठीक है। ए एंड बी के जो वर्क फंक्शन है वो हमें फाइंड करने के लिए बोले जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आपको अभी जस्ट बोला था यहाँ पर कि देखिए जो फाई अपॉन ई है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा एच न्यू वन के, ठीक है। और फाई अपॉन जो E2 है वो आपका बेटा किसके इक्वल हो जाएगा फाइव अपॉन जो E है वो आपका न्यू के इक्वल होगा। तो वो आपकी जो है प्लांक कांस्टेंट के इक्वल था। तो इसे सॉल्व करने पर जो आ जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा एच न्यू वन एंड एच न्यू टू, ठीक है। सेकेंड आइए, सेकेंड में आपसे क्या बोला जा रहा है फॉर द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज ग्रेटर देन टू न्यू नॉट टू इंसिडेंट ऑन द सरफेस ए एंड बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी वो किसकी होगी आपकी बेटा, जिसमें आपकी बोल सकती हो जिसका स्मॉलर वर्क फंक्शन होगा उसमें आपकी क्या होगी बोलिए स्मॉलर वर्क फंक्शन होना चाहिए, और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए बेटा आपकी ग्रेटर होनी चाहिए। तो जिसकी ग्रेटर होगी, अब ग्रेटर किसकी है बेटा आपकी फर्स्ट वाली बॉडी की या सेकंड बॉडी की। तो जो ग्रेटर है वो आप देख सकते हो फर्स्ट बॉडी की आपकी यानी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है सेकंड से, वर्क फंक्शन है उसका लो होना चाहिए। तो इसमें आप क्या बोलोगे जो ग्रेटर ऑफ मेटल ए बिकॉज इट इज अ स्मॉलर वर्क फंक्शन, उसका जो वर्क फंक्शन है वो स्मॉलर है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी आपकी मैक्सिमम, ठीक है। क्वेश्चन 3 पर देखिए द इंटेंस 3 में आपसे जो बोला जा रहा है वो क्या है इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर बोथ मेटल्स ए एंड बी इज डबल कीपिंग इट्स फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। देन इंटेंसिटी को डबल करने से उसकी फ्रीक्वेंसी पर क्या इफेक्ट होगा। तो आपको पता है बेटा इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होते हैं, फ्रीक्वेंसी आपकी कैसी रहती है कांस्टेंट रहती है। तो फ्रीक्वेंसी पर कोई भी आपका चेंजमेंट नहीं होगा, जो नंबर ऑफ एमिटेड फोटॉन्स पर सेकेंड है वो आपके इंक्रीज होगी, क्लियर है। तो इसमें जो आपका आंसर है वो क्या होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है बेटा वो आपकी कैसी रहेगी कांस्टेंट, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या उसमें जो स्लोप है वो आपकी लाइन्स की कैसी रहेगी कांस्टेंट। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या सी, जो पर सेकेंड एमिटेड फोटॉन्स है वो आपके मोर होंगे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट देखते हैं। 4 में आपसे क्या बोला जा रहा है
कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो दी जा रही है वो न्यू नॉट है और रेडिएशन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन 3 न्यू नॉट है। तो जब आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बेटा वो E1, अगर इस फ्रीक्वेंसी को 6 न्यू नॉट कर दिया जाता है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलती है E2। तो E1/E2 को रेशियो फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के जो इक्वेशंस है वो आपके क्या थे, E-5। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बेटा आप यानी कि जो फर्स्ट है वो आपकी E1 के लिए इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी किसके इक्वल है, 3 न्यू नॉट माइनस H न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो आपकी H न्यू नॉट है, तो यहाँ से जो E1 आएगा बेटा वो सॉल्व करने पर देख सकते हो 2H न्यू नॉट। सेकेंड, अब जो काइनेटिक एनर्जी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को बेटा यानी कि 3 न्यू नॉट से कितना कर दिया जाता है, बोलिए 6 न्यू नॉट कर दिया जाता है। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो आपकी कितनी हो जाती है, E2। तो इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये E2 हो जाती है। तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को जो है वो 3 न्यू नॉट से कितना कर दिया गया है, 6 न्यू नॉट। वर्क फंक्शन तो अभी भी आपका कांस्टेंट ही रहेगा, उसकी तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी H न्यू नॉट ही है। तो जो E2 है वो आपका कितना हो जाएगा, सॉल्व करने पर यहाँ से 5H न्यू नॉट। 5H न्यू नॉट, हमें तो रेशियो पूछा जा रहा है E1/E2, तो जो रेशियो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 2H न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 5H न्यू नॉट। H न्यू नॉट से H न्यू नॉट कैंसिल आउट, तो 2/5। क्लियर है। तो इसको इसका ऑप्शन होगा बेटा वो आपका क्या होगा, C। नेक्स्ट आइए, लेट M द स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ द लाइन, उसकी स्लोप को यानी कि रिप्रेजेंट किया गया है M से। तो उसमें जो आपसे वैल्यू पूछी जा रही है वो प्लैंक कांस्टेंट किसके इक्वल होगा। तो अभी जस्ट इक्वेशन देखिए आपको, इससे अगर आप कंपैरिजन करते हैं जो ये ग्राफ आपको यानी कि अभी इक्वेशंस लिखी थी, तो उसकी जो स्लोप है बेटा वो आपकी किसकी इक्वल है, H/A की। तो मुझे तो प्लैंक कांस्टेंट फाइंड करना था, मतलब H कितना हो जाएगा आपका M × A के इक्वल। तो इस केस में तो जो आपका बेटा जो H है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, देखो ये H जो है वो आपका मास इंटू इलेक्ट्रॉन, M × A। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन E में। सेक्शन E में जो क्वेश्चन है ये आपका बोर्ड में कई बार यानी डेरिवेशंस पूछी जाती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल्स की वजह से आपको बेटा उसके एक्सिस पर मैं कहाँ पर इक्वेटोरियल पॉइंट्स पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो ये डेरिवेशंस आप सभी को आती होगी, उसे फिलहाल मैं शॉर्ट में अब एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए इक्वेटोरियल पर बोली जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज, सपोज ये आपका बेटा एक पॉजिटिव चार्ज है। डिस्टेंस जो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसकी यानी बिटवीन की डिस्टेंस 2L, इसके मिड पॉइंट O से सपोज कोई R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, इस P पॉइंट्स पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो ये डिस्टेंस आप कैलकुलेट करोगे तो इस वाले पॉइंट चार्ज की वजह से ये डिस्टेंस हमारी कितनी आएगी, ये डिस्टेंस L। तो ये वाली डिस्टेंस आती है R² + L² अंडर रूट में। ये वाली जो डिस्टेंस होगी बेटा वो भी आपकी कितनी होगी, R² + L² अंडर रूट में। क्लियर है। सपोज मैं इसे 1 लेट कर लेता हूँ, ये आपका कितना है 2। ठीक है। तो 1 वाले चार्ज की वजह से उस P पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपकी कितनी होगी, E = KQ अपॉन R² करने पर ये R² + L² हो जाएगा। ठीक है। E2 जो है बेटा वो आपका कितना हो जाएगा, KQ चार्ज तो सेम है बट उसकी वजह से देखो ये नेगेटिव, तो इसकी वजह से E1 आपका इस तरफ आएगा, ये पॉजिटिव, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका R² + L²। इसे आप रिजॉल्व करते हैं तो रिजॉल्व करने पर देखिए ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल आपका क्या आता था, थीटा। तो सॉल्व करने पर बेटा इसके जो कंपोनेंट्स है वो आपके वर्टिकल वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाती हैं और जो रिजल्टेंट आती है वो आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शंस में आती है। तो यहाँ पर जो ई नेट आती है वो उस अप्रॉक्सीमेशन को सॉल्व करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, वो आपकी आती है बेटा KP/RQ। ठीक है। और अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते थे तो जो वेक्टर फॉर्म में आती है -KP/RQ। क्लियर है, कोई डाउट। नेक्स्ट, इसमें जो सेकंड पार्ट आपसे क्या बोला जा रहा है, देखिए सेकंड पार्ट में आपसे बोला जा रहा है बेटा कोई एक डाइपोल है उसे प्लेस्ड किया गया है XY प्लेन में, जिसके चार्जेस +Q एंड -Q जो लोकेटेड है वो X, A एंड B। जैसे इस क्वेश्चंस को चलो मैं यहीं पर सॉल्व कर रहा हूँ। ये जैसे XY प्लेन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है आपका। इसकी जो पोजीशन है वो X = A पर, ये X = B। ठीक है।
और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी जा रही है उसकी जो डायरेक्शन है बेटा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 2। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उस डायपोल को हॉरिजॉन्टली प्लेस किया गया है। तो इस पर देखो नेगेटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो क्यू ई का अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है वो क्यू ई का। तो अगर नेट फोर्स पूछा जाता है आपसे तो जो नेट फोर्स आएगा वो देख सकते हो अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम, नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0। टॉर्क भी बेटा आप देखोगे तो टॉर्क कितना आएगा 0। क्लियर है, टॉर्क भी 0 और फोर्स भी 0। कोई डाउट? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर इसमें टॉर्क भी आपका क्या होगा 0, क्योंकि उसमें डायपोल को कोई भी नहीं रोटेट करा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस नंबर 32 में आपसे क्या बोला जा रहा है। अब वो चॉइस में था आपका 31 में, तो उसे 32 वो मैंने फर्स्ट कर दिया, सेकंड वाले को अब मैं कर रहा हूँ। ठीक है, 32 में जो फर्स्ट वाला है वो आपसे क्या बोला जा रहा है बेटा, डेरिवेशंस पूछी जा रही है लेंस मेकर्स फार्मूला की यूजिंग रिफ्रैक्शन कर्व स्फेरिकल फार्मूला का। रिफ्रैक्शन कर्व स्फेरिकल फार्मूला का यूज करते हुए आपको लेंस मेकर्स फार्मूले की डेरिवेशंस करने के लिए बोली जा रही है। तो सिंपल डेरिवेशंस है जो कि बोर्ड वालों बच्चों को कई बार ये डेरिवेशंस करा भी दी गई जाती है स्कूलों में। तो वो डेरिवेशंस क्या है देखिए, जैसे कि ये आपका कोई एक लेंस है, इस लेंस के इस वाली सरफेस की रेडियस है बेटा r1, इस वाली सरफेस की जो रेडियस है वो आपकी कितनी r2। इस लेंस से सपोज वो डिस्टेंस पर कोई एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। ठीक है, तो अगर मैं इसका रे डायग्राम बनाता हूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा कि फर्स्ट सरफेस से ये लाइट रे जा रही है, इस पर ये नॉर्मल, तो रिफ्लेक्शंस के बाद में कहीं यहाँ पर ये इमेज अपनी फॉर्म कर रही होगी। ठीक है, ये उसकी रियल इमेज नहीं, ये वर्चुअल इमेज है। सपोज मैंने सिलेक्ट कर लिया आई डैश, क्योंकि अभी इस लाइट रे का इस रिफ्रैक्टिव सरफेस से रिफ्लेक्शंस के बाद में अभी सेकंड सरफेस से भी तो रिफ्रैक्शंस होगा। सेकंड रिफ्रैक्शन से होने के बाद ये क्या करेगा, ये इसे और कन्वर्ट कर देगी अपनी साइड में कुछ इस तरह से। तो इसकी जो फाइनल इमेज है वो कहीं इस वाले पॉइंट्स पर बन रही होगी। क्लियर है, तो ये डिस्टेंस मैंने बेटा लेट कर ली। सपोज ये डिस्टेंस आपकी कितनी है बेटा v डैश, ये डिस्टेंस है बेटा आपकी कितनी v, और इसमें हमें इसकी फोकल लेंथ का यानी कि लेंस मेकर्स फार्मूला प्रूफ करना है। तो इसमें देखिए फर्स्ट सरफेस पर अगर मैं रिफ्रैक्शन फार्मूला लगा रहा हूँ, ये इसकी सेकंड सरफेस, फर्स्ट सरफेस के लिए आप रिफ्रैक्शन फार्मूला क्या लिखोगे, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट कर लीजिए NL, और जो मीडियम में रखा गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने लेट कर लिया NM। ठीक है, तो जिस मीडियम से लाइट रे जा रही है किससे, NM से जा रही है लेंस में, तो उसका फार्मूला क्या लिखा जाएगा NL बाई इसके द्वारा जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, v डैश माइनस NM, ठीक है, अपॉन u इक्वल टू NL माइनस NM डिवाइडेड बाई रेडियस कैसी है पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन साथ ही साथ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, सेकंड सरफेस में देखिए जो आई डैश है वो आई डैश एक्ट कर रही है बेटा आपकी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह से। आई डैश एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह से एक्ट कर रही है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, रिफ्लेक्शंस के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट की तरह से एक्ट करेगा, और ये इसकी फाइनल इमेज। तो जो लाइट रे है वो अब आपकी किससे जा रही है, लेंस से मीडियम में जा रही है, तो सेकंड मीडियम ये हो गया। तो हम लिखेंगे इक्वेशन NM अपॉन V माइनस NL अपॉन V डैश इक्वल टू NM माइनस NL अपॉन R2। क्लियर, जनरल केस की तरह से अभी लिख रहा हूँ, उसमें साइन कन्वेंशंस मैंने अभी यूज नहीं किया है। तो इसमें ठीक है, तो इसमें देखिए इसे सपोज मैंने लेट कर लिया बेटा ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करते हैं तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जो आपका रिमेनिंग बचेगा वो आपका क्या बचेगा बेटा, आपका NM अपॉन V माइनस NM अपॉन U इक्वल टू NL माइनस NM अपॉन R1 प्लस NM माइनस NL अपॉन R2। क्लियर, NM यहाँ से कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1/V माइनस 1/U इक्वल टू, और इस साइड से NL माइनस NM यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए। अब इसमें से या पहले से ऐसे लिख लीजिए, यहाँ से अगर मैं से NL पहले लिखना चाहूँ तो ये माइनस कॉमन लेने पर ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये R2 और NM
ब्रैकेट में 1/v माइनस 1/u इक्वल टू NL माइनस NM कॉमन ले लीजिए 1/R1 माइनस ये 1/R2 इसे NM में डिवाइड दोगे आप तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू NL माइनस NM अपॉन NM ये 1/R1 माइनस ये 1/R2 ठीक है। तो यहाँ से NM से डिवाइड देने पर ये देखो 1/v माइनस 1/u को मैं लिख सकता हूँ 1/f इक्वल टू NL अपॉन NM माइनस 1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस के 1/R2 ठीक है। इसी को लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहते हैं, यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर? और कोई डाउट किसी को? ये था, हो गया फर्स्ट। सेकंड इसमें देखिए बेटा, सेकंड क्या होगा इसका, तो सेकंड देखने के लिए सेकंड में हमसे जो बोला जा रहा था वो सेकंड में क्या बोला जा रहा है, इसमें मल्टीपल ऑफ